Good morning, students. I hope everyone will be fine. So, our today's topic is enzymes. So, what are enzymes? Enzymes almost are proteins. मीन्स कि जितने भी एंजाइम्स हैं सभी के सभी प्रोटीन्स ही होते हैं. दे आर ऑल्सो सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम्स कॉल्ड राइबोजाइम. अगर कोई डीएनए या न्यूक्लिक एसिड यानी कि नाइट्रोजिनस बेस अगर एक एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है तो ऐसे एंजाइम्स को हम राइबोजाइम बोलते हैं. एंड एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर. और स्टूडेंट्स आप एंजाइम्स की स्ट्रक्चर्स या प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में तो पढ़ ही चुके हो कि प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है और लास्ट में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होती है. लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनमें कुछ कुछ जगह पर यू कैन से कि पॉकेट्स बनी हुई होती हैं और उन्हीं पॉकेट्स को हम एक्चुअल में एक्टिव साइट्स बोलते हैं. सो एक्टिव साइट्स एंजाइम की ऐसी पॉकेट्स होती हैं जिनमें कोई ना कोई सबस्ट्रेट या फिर आप कह सकते हो कोई ना कोई रिएक्टेंट फिट हो जाता है. तो ये एक्टिव साइट्स एक तरह से कैटलिस्ट का काम करती हैं या कह लो कि पूरा का पूरा एंजाइम ही अपने आप में कैटलिस्ट का काम करता है जो कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं. और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं. वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बहुत हाई स्पीड पे. सो एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर. यहाँ पर ये इन्होंने ये कंसेप्ट भी दिया कि कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं या कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते या कह लो कि जो एंजाइम्स होते हैं वो 40 डिग्री तक अपना मैक्सिमम आउटपुट देते हैं और हाई टेम्परेचर पे वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. सो ऐसे एंजाइम्स जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह जाते हैं उनको हम थर्मो स्टेबल एंजाइम्स बोलते हैं. तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं उनको हम थर्मोस्टेबल एंजाइम्स बोलते हैं. देन ये रिएक्शंस को कैसे फास्ट करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फास्ट करते हैं स्टूडेंट्स उसका एक एग्जांपल हमें यहाँ दिया हुआ है. वो कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये दोनों मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं हमारी बॉडी में. अब इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम यानी कि सारी रिएक्शन एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. तो अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो कहते हैं कि ये रिएक्शन बहुत स्लो रेट पे चलती है. ये कह सकते हो कि 200 मोलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनते हैं 1 घंटे में अगर ये एंजाइम एब्सेंट है. और अगर यही एंजाइम प्रेजेंट है तो 6 लाख मोलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं 1 सेकंड में. यानी कि इनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. यानी कि जो एंजाइम्स हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा. सो दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एंजाइम कि ये एंजाइम की पावर होती है. इसी तरह से स्टूडेंट्स की अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में चेंज होता है. वैसे ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज करने के लिए एक 10 स्टेप रिएक्शंस चलती है और वो 10 स्टेप रिएक्शंस को हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल भी बोलते हैं. ये आप आगे आने वाले 14 चैप्टर के अंदर स्टडी करोगे. यानी कि वो रिएक्शंस भी हमारी बॉडी में जो चलती हैं वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही चलती हैं. जैसे अगर आपने पढ़ा हो पीछे 10th क्लास में कि जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन होता है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है. यानी कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और वाटर बनता है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से. एनारोबिक कंडीशन के अंदर CO2 बनता है और इथेनॉल बनता है. और या फिर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो वहाँ लैक्टिक एसिड बनता है जिससे हमारे मसल क्रैम्प हो जाते हैं. तो ये भी एक तरह से सारा का सारा प्रोसेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है. सो स्टूडेंट दिस इज़ अबाउट एंजाइम्स एक्टिविटी एंड इट्स रिएक्शंस. सो आपको इस कंसेप्ट को एक बार दोबारा से अच्छे से
रिवाइज़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो बहुत बार आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।